जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद देखना आसमान का। जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद देखना आसमान का। मुसीबतों से ही निकलती हैं शख्सियत यारो, मुसीबतों से ही निकलती हैं शख्सियत यारो। जो चट्टानों से ना उलझा वो झरना किस काम का, जो चट्टानों से ना उलझा वो झरना किस काम का। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का नहरा स्टडी हब यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों इतिहास की क्लास, राजस्थान हिस्ट्री की, जिसमें आपकी ऐतिहासिक साहित्य राजस्थान साहित्य चल रहा है। तो चलिए अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, नहरा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और राजस्थानी इतिहास का जो साहित्य थे उनके बारे में हमने कल एक जो क्लास लगाई थी, उसकी नेक्स्ट क्लास जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा जो साहित्य है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके लेखक थे जॉन इब्राहिम ग्रियर्सन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है बोलियां, इंग्लिश का शब्द है ये, हिंदी में इसका अर्थ होता है बोलियां। इसके अंदर 1912 में ये जॉन इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया। इसके अंदर भारत की बोलियों का वर्गीकरण किया गया है। और राजस्थान एकमात्र ये पहली ही पुस्तक थी जॉन इब्राहिम ग्रियर्सन की और राजस्थान की, जिसके अंदर राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण किया गया है। इसी पुस्तक के अंदर जॉन इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी शब्द का प्रयोग पहली बार किया। आपको ध्यान हो कि राजस्थान जो शब्द का प्रयोग है वो 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने किया था, लेकिन राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है वो 1912 में जॉन इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। इसके अंदर जो जॉन इब्राहिम ग्रियर्सन है, इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है वो शोर से नहीं अपभ्रंश से मानी है। और राजस्थानी भाषा को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी। तो दोबारा और देख लीजिए, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉन इब्राहिम ग्रियर्सन। 1912 में यह पुस्तक लिखी गई। भारत और राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण किया गया है। राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण करने वाली यह पहली पुस्तक थी और इसके अंदर राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर से नहीं अपभ्रंश से मानी है। किसने? जॉन इब्राहिम ग्रियर्सन ने। और इसको राजस्थानी भाषा को दो भागों में डिवाइड किया, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। नेक्स्ट देखिए, एनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके लेखक थे कर्नल जेम्स टोड। 1829 में इसका पुस्तक का प्रकाशन हुआ और इसके अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया 1829 में कर्नल जेम्स टोड द्वारा। इसका प्रकाशन लंदन में विलियम कुक ने किया 1829 में। इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो किया हीराचंद ओझा ने, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? राजपूताने का इतिहास। और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कर्नल जेम्स टोड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान का समग्र इतिहास जो है वो सफलता प्राप्त की लिखने में। और हालांकि उस इतिहास के अंदर कुछ त्रुटियां हैं, जैसे उन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने जो राजस्थान के इतिहास के जो लिखा एनाल्स के अंदर, जो जोधपुर के राजा बारमल की पुत्र थी हरकाबाई, उसको जोधाबाई बता दिया था, अकबर की पत्नी बता दिया था। लेकिन वास्तव में जो जोधाबाई थी वो थी जहांगीर की पत्नी थी और जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। और उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि जो है वो अकबर ने दी थी। और कर्नल जेम्स टोड जो थे वो ब्रिटिश इतिहासकार थे और भारत के अंदर एक छोटे से सिपाही के रूप में आए थे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट तक का सफर तय किया था। और इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये घोड़े पे रहते थे। जब निकलते थे घोड़ा लेकर तो लोग इनको घोड़े वाले बाबा कहकर पुकारते थे। हाँ, कर्नल जेम्स टोड जो है वो राजस्थान के इतिहास के जनक है। और भारत के जो जनक है भारत के इतिहास के, वो महर्षि वेदव्यास को माना जाता है, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। और विश्व के इतिहास के जो जनक हैं वो हैं हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। आगे देखिए, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसके लेखक भी कर्नल जेम्स टोड है। ये एनाल्स का सेकंड पार्ट है। इसका जो प्रकाशन है वो 1832 में हुआ था। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ राजपूत ट्रेवल्स, इसके लेखक भी कर्नल जेम्स टोड है। ये इसको पश्चिम भारत की यात्रा भी कहा जाता है। और इसका जो प्रकाशन है वो 1839 में हुआ था। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद, कर्नल जेम्स टोड की जो मृत्यु है वो 1835 में हो जाती है लंदन के अंदर। उनके मरने के 4 साल बाद
इस ग्रंथ का जो है वो प्रकाशन होता है। हाँ, कल एक मैंने आपको पृथ्वीराज राजस्व जो ग्रंथ है वो करवाया था, उसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने उसकी जो शैली है वो डिंगल बता दी थी, उसकी वो पिंगल शैली का ग्रंथ है और उसे पिंगल शैली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो उसको जो कल जो डिंगल मैंने बता दिया था, डिंगल नहीं है, पिंगल शैली का ग्रंथ माना जाता है वो है। आगे नेक्स्ट है चारण साहित्य व ऐतिहासिक सर्वे। इसके लेखक थे डॉक्टर लुई पियो टेसिटोरी। टेसिटोरी जो थे वो इटली के निवासी थे और इन्होंने ये भारत आए थे, भारत के अंदर सबसे पहले मुंबई के अंदर आए थे और राजस्थान के अंदर जो सबसे पहले आए थे वो आए थे ये बीकानेर के अंदर। तो इन्होंने डिंगल साहित्य का अध्ययन किया महाराजा गंगा सिंह के संरक्षण में रहते हुए और इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहा है और इस ग्रंथ को पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण भी कहते हैं। किसको? चारण साहित्य व ऐतिहासिक सर्वे को। नेक्स्ट है रूठी रानी। रूठी रानी के लेखक हैं केसरी सिंह बारठ। रूठी रानी का मूल नाम था उमादेव, जो जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी और जोधपुर के राजा मालदेव की पत्नी थी। तो ये अपने पति से मालदेव से आजीवन रूठी रहती है, तो इसीलिए इसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो रूठी रानी का जो महल है वो मिनाल भीलवाड़ा के अंदर है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, रूठी रानी का महल मिनाल भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन इसका जो अधिकांश जो जीवन है रूठी रानी या उमादेव का वो तारागढ़ दुर्ग एक अजमेर के अंदर उसके अंदर व्यतीत हुआ। तारागढ़ दुर्ग का नाम, तारागढ़ जो है वो पृथ्वीराज जो राणा संगा का भाई था उसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर रखा था। तारागढ़ दुर्ग का नाम अजमेर में ही, एक तारागढ़ का दुर्ग बूंदी के अंदर भी है। हमीर हट। हमीर हट के लेखक थे चंद्रशेखर। ये इसके अंदर चंद्रशेखर का जो एक हट्टी व्यक्तित्व था उसका उल्लेख किया गया है। हमीरदेव जो चंद्रशेखर जो था उसने रणथंभौर के शासक हमीरदेव जो था उसके हट्टी व्यक्तित्व का उल्लेख किया, क्योंकि रणथंभौर का जो शासक हमीरदेव था वो एक बहुत जिद्दी, बहुत ही हट्टी राजा था। जो एक बार वो हट कर लेता था उसे छोड़ता नहीं था। इसके बारे में एक कथन कहा गया है कि सिंध गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि जिस तरीके से सिंधु की तरफ गया हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं आता, क्योंकि प्राचीन काल में जब सिंधु की तरफ कोई व्यक्ति जो होते थे वो तपस्या के लिए जाते थे, उसके बाद वापस नहीं आते थे वहाँ से। तो एक बार के लिए जाता था, उसके बाद कभी लौट कर वापस नहीं आता था। कदली फलत एक बार, कदली फलत होता है वो एक ही बार लगता है। और जिस तरीके से किसी तेज वस्तु पर तेल चढ़ जाने से पानी उस पर नहीं चढ़ता, उसी तरीके से हमीर एक बार जो जिद कर लेता था उसे वो कभी छोड़ता नहीं था, पूरा करके ही रहता था। तो इसीलिए उसको एक उस पर ग्रंथ लिखा गया हमीर हट चंद्रशेखर द्वारा। एक ग्रंथ नेक्स्ट हमीर राजस्व। इसके लेखक है जोधराज सारगंदर। नेक्स्ट देखिए, हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट है अपना हमीर महाकाव्य। इसके लेखक थे नैनचंद्र सूरी और एक है हमीर मदमर्दन। इसके लेखक हैं जय सिंह सूरी। नेक्स्ट है राजस्थान भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश। इसके जो लेखक हैं वो है सीताराम लालस। इस ग्रंथ को राजस्थान भाषा की मिसाल कहा जाता है और इसके अंदर 2 लाख शब्द हैं, काफ़ी बड़ा ग्रंथ है ये भी। नेक्स्ट है शिशुपाल वध। इसके लेखक हैं महाकवि माघ, ये भीनमाल चंदौर के रहने वाले थे। वंश भास्कर। वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जो थे वो बूंदी के राजा था राम सिंह, उसके दरबारी कवि थे। और इस वंश भास्कर का जो अंतिम भाग है वो मुरारीदान ने पूरा किया था। ये वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का पुत्र था मुरारीदान, जिसने वंश भास्कर का अंतिम भाग लिखा था। और आगे देखिए वीर सतसई और स्वतंत्रता संग्राम, ये दोनों ही ग्रंथ हैं सूर्यमल मिश्रण के हैं। राजस्थान की क्रांति के समय सूर्यमल मिश्रण ने पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी 1857 की क्रांति को, लेकिन भारत के संदर्भ में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का था वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर दास सावरकर ने। नेक्स्ट है वीर सतसई नई। वीर सतसई 2 है, एक तो सूर्यमल मिश्रण ने लिखी और दूसरी जो है वीर सतसई नई वो लिखी नाथू सिंह महियारिया ने। नेक्स्ट है रानी रासो।
रानी रासो के जो लेखक थे वो थे दयालराम। इस ग्रंथ के अंदर कुंभा की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। रानी रासो जो है वो एक कुंभा की उपाधि भी थी। विजयपाल रासो के लेखक थे नलय सिंह। इसके अंदर विजयपाल जो था उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। विजयपाल करौली राज्य का राजा था और इसी विजयपाल ने करौली राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बिसलदेव रासो। इसके लेखक थे नरपति नालय, जिन्होंने बिसलदेव रासो की रचना की। और इसके अंदर विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। विग्रहराज चतुर्थ की एक उपाधि थी बिसलदेव रासो। रसो जिस शब्द के आगे लग जाता है उसका मतलब वो जो लिखा गया ग्रंथ है वो वीर रस पर आधारित है। नेक्स्ट है हल्ला जालारी कुंडलियां। हल्ला जालारी कुंडलियां के लेखक है ईश्वरदास बारड़। यह भी वीर रस पर आधारित कविता है। और जलोर आक्रमण का उल्लेख है इसके अंदर। तो 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जिस समय जलोर पर आक्रमण किया था उसका इसके अंदर वर्णन किया गया है। ईश्वरदास बारड़ जो थे वो केसरी सिंह बारड़ के जवाई थे। कन्नड़ दे प्रबंध जो है वो पद्मनाभ ने लिखी। और नेक्स्ट और है एक पद्मनाभ की रचना बीरमदेव सोनग्रारी बात। इसके लेखक भी पद्मनाभ हैं। इसके अंदर भी जालौर के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। और ये जो पद्मनाभ जो थे अक्खेराज सोनग्रा के दरबारी कवि थे। अक्खेराज सोनग्रा जालौर के राजा थे, उसके दरबारी कौन थे? पद्मनाभ। ये अक्खेराज जो सोनग्रा है ये महाराणा प्रताप के नाना थे। इनकी पुत्री जो थी जयवंता बाई उसकी शादी हुई थी उदय सिंह से। और उदय सिंह जो था वो महाराणा प्रताप का पिता थे। तो इसीलिए ये जो अक्खेराज सोनग्रा ये महाराणा प्रताप के नाना हुए। कोल्यमाला ग्रंथ। कोल्यमाला जो है इसके लेखक थे उद्योतन सूरी। ये डिंगल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? कोल्यमाला। उद्योतन सूरी इसके लेखक थे। इसके अंदर 18 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसके अंदर राजस्थानी भाषा के लिए मरु भाषा का प्रयोग किया गया है। और ये 778 ईस्वी में वत्स राज जो गुर्जर प्रतिहार राजा था उसके काल में लिखा गया। नेक्स्ट है रुक्मणी हरण। रुक्मणी हरण के लेखक थे बिठुलदास या सयाजी झूला। और नेक्स्ट अपने करते हैं अभी इसके आगे वाले जो बच के साहित्य है। हाँ, तो नेक्स्ट है अपना खजाइन उल फतूह। इसके जो लेखक थे वो थे अमीर खुसरो। इस पुस्तक के अंदर अमीर खुसरो ने रणथंभौर के अंदर जो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1301 में। इस आक्रमण के बारे में आपको बता देता हूँ। 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय यहाँ का राजा था हमीर। और उसकी जो पत्नी थी रंगा देवी, उसने एक तालाब था पद्म तालाब, उसके अंदर जोहर किया। और एक है चित्तौड़ के आक्रमण का उल्लेख भी है जो 1303 में, इसी में भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1303 में। और उस समय राजा थे रतन सिंह। और जो रतन सिंह की पत्नी थी पद्मनी, उसने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। तीसरा जो उल्लेख किया हुआ है जलोर के आक्रमण का। 1311 में जलोर पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय जलोर के जो आक्रमण थे राजा थे वो कानड़देव और वीरमदेव थे। और इस आक्रमण के अंदर बिक्का धैया नाम का एक आदमी था, उसने विश्वासघात कर दिया था। इन तीनों ही आक्रमणों में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो विजयी रहा था। और अमीर खुसरो जो है उसको तोताए हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना मुंतख्वाब उत तारिख। इसके जो लेखक हैं वो अब्दुल कादिर बदायूनी थे। ये एक फारसी इतिहासकार थे जिसे अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन लिखने के लिए नियुक्त किया था। नेक्स्ट है स्वप्न राजस्थान और मारवाड़ का भूगोल। इनके रचयिता है मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद का जन्म जो है वो जयपुर में हुआ था और जो मृत्यु है वो जोधपुर राज्य में हुई थी। और इन्होंने जोधपुर राज्य के अंदर रहते हुए जोधपुर के कानूनों पर 13 पुस्तकें लिखी। बातारी खुदवारी। नेक्स्ट इसके लेखक विजयदान देता है। विजयदान देता ने हिटलर व द्विविद नाम से 2 उपन्यास भी लिखे हैं। आगे देखिए चेत मिनख और एक है बिरखा बीननी। इन दोनों के रचयिता जो है वो है रेवतदास चारण। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय। इसके लेखक जनक है। जनक पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था जो कश्मीर का रहने वाला था। आगे है मसौद कीर्तनम काव्यम। ये करमचंद द्वारा लिखित है। करमचंद जो थे वो राय सिंह के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे। आगे है एक
करमचंद मनसोत कीर्तनम काव्यम, ये इसका जो करमचंद है इसका एक शिष्य था जयसोम, उसने अपने गुरु को समर्पित एक ग्रंथ लिखा, तो अपने गुरु का आगे नाम लगा दिया मनसोत कीर्तनम काव्यम के आगे करमचंद मनसोत कीर्तनम काव्यम। इस ग्रंथ के अंदर राय सिंह जो राजा था बीकानेर का, उसको राजेंद्र की उपाधि प्रदान की गई है। आगे है राज विनोद और राज रत्नाकर, इसके लेखक सदाशिव भट्ट है। ये एक बीकानेर राज्य का इतिहास है। सदाशिव भट्ट जो थे वो बीकानेर के राजा जो कल्याणमल थे उनके दरबारी कवि थे। आगे देखिए एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य का जो लेखक है वो कान्हा व्यास किया। वैसे इस ग्रंथ का जो प्रारंभ है वो तो कुंभा ने किया था, लेकिन कुंभा पूर्ण नहीं कर पाए, जिसके बाद जो शेष बचा हुआ भाग जो था वो कान्हा व्यास ने लिखा। लेकिन ज़्यादातर जो है वो कान्हा व्यास इसका माना जाता है, क्योंकि अधिकतर भाग जो है वो कान्हा व्यास ने लिखा है, इसलिए इसके जो लेखक है वो कान्हा व्यास को माना जाता है। इसके अलावा कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है वो भी कान्हा व्यास ने लिखी थी। इसके आगे ये 5 ग्रंथ है कुंभा की, संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर, ये 5 ग्रंथ लिखे हैं कुंभा ने। ये जो संगीत राज है ये 5 भागों में है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, संगीत राज ये 5 भागों में है, इसके 5 पार्ट है। और जो ये संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर है ये एक एक पार्ट है इनके। नेक्स्ट है रसिक प्रिया और सूड प्रबंध, ये कुंभा की टिक्का है दोनों ही। रसिक प्रिया जो है वो गीत गोविंद जो थी उसकी टीका है, गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। और जो सूड प्रबंध है ये टीका है जो म्यूर जो राइटर था उसने एक ग्रंथ लिखा था चंडी शतक, उस पर टीका लिखी कुंभा ने और उसका नाम रखा सूड प्रबंध। नेक्स्ट है कामराज रतिसार, ये कुंभा का नाटक है। आगे है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक है वो मेरुतुंग है, ये अर्थशास्त्र की टिक्का है। मेरुतुंग जो थे वो भोज राजा परमार के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है प्रबंध कोश, प्रबंध कोश के जो लेखक थे वो राजशेखर थे। राजशेखर जो है वो गुर्जर प्रतिहार राजा महिपाल फर्स्ट और महेंद्र फर्स्ट के दरबारी कवि थे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।